हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद टूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं, साथ लेकर आए हैं कुछ नए वर्ड्स। बात कर रहा हूं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। सप्ताह का पहला दिन है, तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि ऐसे जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में सेशन के दौरान मन में अगर कोई बात रह जाए तो कमेंट में लिख करके साझा कीजिए। कोशिश करेंगे सही और सटीक संक्षिप्त तरीके से आंसर जल्द से जल्द लेकर के आपके सामने उपस्थित हो। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं उसी वर्ड से, वर्ड ऑफ द डे। आज के सेशन में जो वर्ड ऑफ द डे के तौर पर शब्द लिया गया है वो आपको गाहे बगाहे कॉमनली लोगों के व्यवहार में तरीके में दिख जाएगा। स्क्रीच। स्क्रीच नाउन और वर्ब दो तरीके से इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू मेक एन अनप्लीजेंट लाउड हाई साउंड। क्या है? टू मेक एन अनप्लीजेंट लाउड हाई साउंड, a long, loud, high noise that is unpleasant to hear। मतलब यह है कि चीख कर बोलना, कर्कश ध्वनि निकालना या चिल्लाना। और ये पता नहीं अब आजकल के लोगों को कितनी परेशानी है, अपनी जिंदगी से कितना टेंशन पाल रखा है। विशेष करके मैं नए लोगों में देखता हूं, नए जनरेशन के लोगों में, कि वो बहुत जल्द हाइपर हो जाते हैं। नहीं होना चाहिए। पहले सुनिए, हर बात का सोल्यूशन चिल्लाना नहीं हो सकता है और चिल्लाने से स्थिति खराब ही होती है। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही लगता है कि सिचुएशन खराब होता है। बेहतर है चुप रहिए, सुनिए, ऑब्जर्व करिए सामने वाले कहने का तरीका या कहने वाली जो बात है। हो सकता है कि वो किसी संदर्भ में सही निकले और मिस्टेक आपसे हो रहा हो, तो बाद में सॉरी बोलने से बेहतर है कि पहले सुन लें। तो ये जो स्क्रीच शब्द है इसका मतलब होता है टू मेक एन अनप्लेजेंट लाउड हाई साउंड, अ लॉन्ग लाउड हाई नॉइज दैट इज अनप्लेजेंट टू हियर। मतलब है चीख कर बोलना, कर्कश ध्वनि निकालना। इस अर्थ में हम स्क्रीच शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम देख लेते हैं। हॉल, साउट, येल, स्क्रीम। क्या है? हॉल, साउट, येल और स्क्रीम स्क्रीच के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, विस्पर, मर्मर एंड मम्बल। क्या है? विस्पर, मर्मर एंड मम्बल एक अर्थ में स्क्रीच के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। गेट आउट ऑफ हियर, सी स्क्रीच्ड एट हिम। क्या है? गेट आउट ऑफ हियर, सी स्क्रीच्ड एट हिम। तो यहां पर आज के सेशन का जो वर्ड ऑफ द डे है वो है स्क्रीच। इसका मतलब होता है टू मेक एन अनप्लेजेंट लाउड हाई साउंड, अ लॉन्ग लाउड हाई नॉइज दैट इज अनप्लेजेंट टू हियर। चीख कर बोलना, कर्कश ध्वनि निकालना या चिल्लाना। इस अर्थ में हम स्क्रीच का प्रयोग करते हैं। गेट आउट ऑफ हियर, सी स्क्रीच्ड एट हिम। चलिए सेशन का जो पहला वर्ड है वो है स्लैकन। स्लैकन वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू बिकम और मेक समथिंग लेस टाइट और टू बिकम और मेक समथिंग स्लोअर और लेस एक्टिव। ठीक है? मतलब है ढीला हो जाना, कर देना, या धीमा हो जाना या कर देना और कम करना। क्या कह रहा है? टू बिकम और मेक समथिंग लेस टाइट और टू बिकम और मेक समथिंग स्लोअर और लेस एक्टिव। मतलब है ढीला हो जाना या कर देना, धीमा हो जाना या कर देना या कम करना। इस अर्थ में हम स्लैकन शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, रिड्यूस, लेसन, स्लो डाउन एंड एबेट। क्या हो जाएगा? रिड्यूस, लेसन, स्लो डाउन एंड एबेट एक अर्थ में स्लैकन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, क्विकन, राइज, इंक्रीज एंड एक्सेलरेट। क्या है? क्विकन, राइज, इंक्रीज एंड एक्सेलरेट एक अर्थ में स्लैकन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस सेशन में, इस पेज पर जो पहला शब्द है, यह सेशन का भी पहला शब्द है स्लैकन। टू बिकम और मेक समथिंग लेस टाइट और टू बिकम और मेक समथिंग स्लोअर और लेस एक्टिव। इस अर्थ में हम स्लैकन शब्द का प्रयोग करते हैं। ढीला हो जाना या कर देना, धीमा हो जाना या कर देना या कम करना। इस अर्थ में हम स्लैकन शब्द का प्रयोग करते हैं। रिड्यूस, लेसन, स्लो डाउन एंड एबेट, क्विकन, राइज, इंक्रीज एंड एक्सेलरेट। इस अर्थ में हम स्लैकन शब्द का प्रयोग करते हैं। He slackened off his pace towards the end of the race। क्या है? He slackened off his pace towards the end of the race। क्या है? He slackened off his pace towards the end of the race। चलिए दूसरा जो शब्द है वो है कर्ल अप। कर्ल अप एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है टू बिकम और मेक समवन बिकम वेरी एम्बैरेस्ड और टू लाई सिट विद योर बैक कर्व्ड एंड योर आर्म्स एंड लेग्स बेंट क्लोज टू योर बॉडी। मतलब है वो सिकुड़ करके बैठना या लेटना कहते हैं, उस अर्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं। या हम टू बिकम और मेक समवन बिकम वेरी एम्बैरेस्ड इस अर्थ में प्रयोग करते हैं, बहुत ही शर्मिंदा होना या करना, या सिकुड़ कर बैठना या लेटना
दोनों अर्थ में कर्ल का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें सेम, ह्यूमिलिएट एंड डिमीन, क्या हो जाएगा? सेम, ह्यूमिलिएट एंड डिमीन। एंटोनिम की बात करें प्रेज, कॉम्प्लीमेंट एंड ऑनर। प्रेज, कॉम्प्लीमेंट एंड ऑनर एक अर्थ में कर्ल के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर जो आने वाला दूसरा शब्द है वो है कर्ल अप। ये एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब होता है टू बिकम और मेक समवन बिकम वेरी एम्बैरेस्ड, और टू लाई और सिट विद योर बैक कर्व्ड एंड योर आर्म्स एंड लेग्स बेंट क्लोज टू योर बॉडी। इस अर्थ में हम कर्ल अप का प्रयोग करते हैं। बहुत ही शर्मिंदा होना या करना, सिकुड़ कर बैठना या लेटना, इस अर्थ में कर्ल अप का प्रयोग करते हैं। सेम, ह्यूमिलिएट, डिमीन, प्रेज, कॉम्प्लीमेंट एंड ऑनर। प्रेज और कॉम्प्लीमेंट और ऑनर जो है ये इसका एंटोनिम है। सेम, ह्यूमिलिएट एंड डिमीन, जो शेम, ह्यूमिलिएट एंड डिमीन है ये इसके सिनोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी कर्ल्ड अप एंड क्लोज्ड हर आईज। क्या है? सी कर्ल्ड अप एंड क्लोज्ड हर आईज, तो वो सिकुड़ करके लेटने या बैठने के अर्थ में यहां पर लिया है। सी कर्ल्ड अप एंड क्लोज्ड हर आईज। चलिए अगला जो शब्द है वो है अनकैनी। अनकैनी एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज, दैट यू कांट इजीली एक्सप्लेन, और स्ट्रेंज और मिस्टीरियस ऑफन इन अ वे दैट इज स्लाइटली फ्राइटनिंग। क्या है कि वेरी स्ट्रेंज दैट यू कांट इजीली एक्सप्लेन, ठीक है? क्या है? वेरी स्ट्रेंज दैट यू कांट इजीली एक्सप्लेन, या स्ट्रेंज और मिस्टीरियस ऑफन इन अ वे दैट इज स्लाइटली फ्राइटनिंग। इस अर्थ में हम अनकैनी का प्रयोग करते हैं। विलक्षण, हैरत अंगेज या रहस्यमय, इस अर्थ में अनकैनी का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें इरी, मिस्टीरियस, बिजार एंड वियर्ड। क्या हो जाएगा? इरी, मिस्टीरियस, बिजार एंड वियर्ड एक अर्थ में अनकैनी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें ऑर्डिनरी, नॉर्मल एंड एपरेंट। क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी, नॉर्मल एंड एपरेंट एक अर्थ में अनकैनी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है अनकैनी। वेरी स्ट्रेंज दैट यू कैन नॉट इजीली एक्सप्लेन, या स्ट्रेंज और मिस्टीरियस ऑफन इन अ वे दैट इज स्लाइटली फ्राइटनिंग, इस अर्थ में हम अनकैनी का प्रयोग करते हैं। विलक्षण, हैरत अंगेज या रहस्यमय, इस अर्थ में अनकैनी का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम है इरी, मिस्टीरियस, बिजार एंड वियर्ड। एंटोनिम है ऑर्डिनरी, नॉर्मल एंड एपरेंट। क्या है? ऑर्डिनरी, नॉर्मल एंड एपरेंट एक अर्थ में अनकैनी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी बियर्स एन अनकैनी रिजेम्बलेंस टू हर फादर्स बेस्ट फ्रेंड। क्या है? सी बियर्स एन अनकैनी रिजेम्बलेंस टू हर फादर्स बेस्ट फ्रेंड। चलिए अगला जो शब्द है वो है अपकीप। अपकीप नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है द प्रोसेस और कॉस्ट ऑफ कीपिंग समथिंग सच एज अ बिल्डिंग इन अ गुड एंड यूजेबल कंडीशन। क्या है? द प्रोसेस और कॉस्ट ऑफ कीपिंग समथिंग सच एज अ बिल्डिंग इन गुड और एंड यूजेबल कंडीशन, उस अर्थ के लिए हम प्रयोग करते हैं अपकीप का। मरम्मत, लागत, पालन पोषण, रक्षा या रक्षा का साधन या व्यय, इस अर्थ में हम अपकीप का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें मेंटेनेंस, सस्टेनेंस एंड कॉस्ट। एंटोनिम की बात करें डिस्ट्रक्शन, नेग्लेक्ट एंड एबॉलिशन। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन, नेग्लेक्ट एंड एबॉलिशन एक अर्थ में अपकीप के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। सिनोनिम की बात करें मेंटेनेंस, सस्टेनेंस एंड कॉस्ट। अपकीप इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है। द प्रोसेस और कॉस्ट ऑफ कीपिंग समथिंग सच एज अ बिल्डिंग इन गुड एंड यूजेबल कंडीशन। मरम्मत, लागत या पालन पोषण, रक्षा, रक्षा का साधन या व्यय, इस अर्थ में हम अपकीप शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है? मेंटेनेंस, सस्टेनेंस, कॉस्ट। एंटोनिम है डिस्ट्रक्शन, नेग्लेक्ट एंड एबॉलिशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द अपकीप ऑफ लार्जर ओल्ड प्रॉपर्टीज इज वेरी एक्सपेंसिव। क्या है? द अपकीप ऑफ लार्जर ओल्ड प्रॉपर्टीज इज वेरी एक्सपेंसिव। इस पेज पर जो दो शब्द है वो है पहला अनकैनी, वेरी स्ट्रेंज दैट यू कैन नॉट इजीली एक्सप्लेन, और स्ट्रेंज और मिस्टीरियस ऑफन इन अ वे दैट इज स्लाइटली फ्राइटनिंग, इस अर्थ में अनकैनी का प्रयोग करते हैं। विलक्षण, हैरत अंगेज या रहस्यमय। दूसरा है अपकीप, मतलब होता है द प्रोसेस और कॉस्ट ऑफ कीपिंग समथिंग सच एज अ बिल्डिंग इन अ गुड एंड यूजेबल कंडीशन। मरम्मत, लागत, पालन पोषण, रक्षा, रक्षा का साधन या व्यय, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं अपकीप का। चलिए अगला जो शब्द है वो है बलवॉक। ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। ऐसे मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि मैक्सिमम जगहों पर जब आप देखेंगे तो बलवॉक के लिए विशेष करके नाउन मेंशन्ड है इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर, लेकिन कुछ एक ऐसे सोर्स, विशेष करके ऑक्सफोर्ड की बात कर रहा हूं, वहां पर भी इसके सारे वर्ब फॉर्म्स दिए गए हैं और वहां पर भी इसके वर्ब के तरह यूज करने को दिखाया गया है, तो इसलिए मैंने इसमें दोनों शामिल कर दिया है। बलवॉक का मतलब है टू ड्राइव डेंजर और अटैक अवे फ्रॉम, या समथिंग दैट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम डेंजरस एंड अनप्लेजेंट सिचुएशन। मतलब है बचाव, रक्षा करना, सुरक्षा या बचाव से। टू ड्राइव डेंजर और अटैक अवे फ्रॉम, या फिर समथिंग दैट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम डेंजरस एंड अनप्लेजेंट सिचुएशन, इस अर्थ में हम बलवॉक का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें बेस्टियन, प्रोटेक्शन एंड गार्ड। क्या है? बेस्टियन, प्रोटेक्शन एंड गार्ड। एंटोनिम की बात करें हार्म,
हर्ट एंड इंजरी एक अर्थ में बलवॉक के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, माई सेविंग्स वर टू बी अ बलवॉक अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है? माई सेविंग्स वर टू बी अ बलवॉक अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। इस पेज पर जो पहला शब्द आया है वो है बलवॉक, टू ड्राइव डेंजर और अटैक अवे फ्रॉम और समथिंग दैट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम डेंजरस और अनप्लेजेंट सिचुएशन। इस अर्थ में हम बलवॉक का प्रयोग करते हैं बचाव या रक्षा करना, सुरक्षा या बचाव। माई सेविंग्स वर टू बी अ बलवॉक अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए अगला जो शब्द है वो है हैज, और ये भी नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। इसका मतलब है टू अवॉइड गिविंग अ डायरेक्ट आंसर टू अ क्वेश्चन, a way of protecting, controlling or limiting something, या a row of bushes or trees planted close together at the edge of a garden or field to separate one piece of land from another। मतलब है हैज का कि सबसे पहले तो डायरेक्ट आंसर देने से जो है अवॉइड करना, मतलब हिचकिचाने के अर्थ में। a way of protecting, controlling or limiting something, इस अर्थ में भी हम हैज का प्रयोग करते हैं। a row of bushes or trees planted close together at the edge of a garden, मतलब है कि एक जमीन के किनारे पर एक टुकड़े किनारे पर जो है हम अगर झाड़ियां लगा दे, पेड़ लगा करके एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े से अलग करें, बाड़ लगाना कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम हैज। मतलब है हिचकिचाना, बाड़ लगाना या बचाव, इस अर्थ में हम हैज का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, सेफ गार्ड, प्रोटेक्ट एंड सील। क्या हो जाएगा? सेफ गार्ड, प्रोटेक्ट एंड सील। एंटोनिम की बात करें, अटैक, असॉल्ट, असेल एंड एग्रेशन, एक अर्थ में हैज के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर जो आने वाला दूसरा शब्द है वो है हैज, टू अवॉइड गिविंग अ डायरेक्ट आंसर टू अ क्वेश्चन, अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग, कंट्रोलिंग और लिमिटिंग समथिंग, या अ रो ऑफ बुशेस और ट्रीज प्लांटेड क्लोज टुगेदर एट द एज ऑफ गार्डन और फील्ड टू सेपरेट वन पीस ऑफ लैंड फ्रॉम अनदर। मतलब है बार लगाना, हिचकिचाना या बचाव, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं हैज का। सिनोनिम है सेफ गार्ड, प्रोटेक्ट, सील्ड एंड गार्ड। एंटोनिम है अटैक, असॉल्ट, असेल एंड एग्रेशन। एक अर्थ में हम हैज के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हिज कमेंट्स, नहीं ये एग्जाम्पल के तौर पर प्रयोग नहीं होगा, मैं हैज का एग्जाम्पल यहां पर लिख देता हूं। स्टॉप हैजिंग एंड टेल मी व्हाट यू रियली थिंक। देखिए इसका जो एग्जाम्पल है वो यहां पर लिख लीजिएगा कि स्टॉप हैजिंग एंड टेल मी व्हाट यू रियली थिंक। क्या है? स्टॉप हैजिंग एंड टेल मी व्हाट यू रियली थिंक। तो यहां पर हैज का जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो हिचकिचाहट के सेंस में, टू अवॉइड गिविंग आंसर, गिविंग अ डायरेक्ट आंसर टू अ क्वेश्चन, इस अर्थ के लिए मैंने एग्जाम्पल रख दिया कि स्टॉप हैजिंग एंड टेल मी व्हाट यू रियली थिंक। तो इस पेज पर आने वाले दो शब्द, पहला है बलवॉक, टू ड्राइव डेंजर और अटैक अवे फ्रॉम, या समथिंग दैट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम डेंजरस एंड अनप्लेजेंट सिचुएशन, मतलब है बचाव करना, रक्षा करना, सुरक्षा या बचाव। दूसरा है हैज, टू अवॉइड गिविंग अ डायरेक्ट आंसर टू अ क्वेश्चन, अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग, कंट्रोलिंग और लिमिटिंग समथिंग, या अ रो ऑफ बुशेस और ट्रीज प्लांटेड क्लोज टुगेदर एट द एज ऑफ अ गार्डन और फील्ड टू सेपरेट वन पीस ऑफ लैंड फ्रॉम अनदर। इस अर्थ में हम हैज का प्रयोग करते हैं, मतलब है हिचकिचाना, बार लगाना या बचाव। एग्जाम्पल था स्टॉप हैजिंग एंड टेल मी व्हाट यू रियली थिंक। चलिए अगला जो शब्द है वो है आउटवे। आउटवे वर्ब की तरह प्रयोग होता है, ऐसे इस पेज का ये दूसरा शब्द है लेकिन आ गया है पहले। आउटवे का मतलब है टू बी मोर इन अमाउंट और इंपॉर्टेंस देन समथिंग। क्या है? टू बी मोर इन अमाउंट और इंपॉर्टेंस देन समथिंग, मतलब ऐसे अधिक होना या महत्वपूर्ण साबित होना, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं आउटवे का। ये इस पेज का है दूसरा शब्द लेकिन आ गया है पहले। टू बी मोर इन अमाउंट और इंपॉर्टेंस देन समथिंग, आउटवे का मतलब होता है से अधिक होना या महत्वपूर्ण साबित होना। सिनोनिम की बात करें, एक्सीड, ओवरराइड एंड सरपास। क्या हो जाएगा? एक्सीड, ओवरराइड एंड सरपास। एंटोनिम की बात करें, फेल, डिमिनिश एंड अंडरवैल्यू। क्या है? फेल, डिमिनिश एंड अंडरवैल्यू, एक अर्थ में आउटवे के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द बेनिफिट्स ऑफ दिस ट्रीटमेंट फार आउटवे एनी रिस्क। क्या है? द बेनिफिट ऑफ दिस ट्रीटमेंट फार आउटवे एनी रिस्क। चलिए जो इस पेज का जेन्युइनली पहला शब्द था यानी सातवां, वो है अपैथी। ये नाउन की तरह प्रयोग होता है, बहुत कॉमनली यूज्ड है। इसका मतलब होता है द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन या एंथुजियास्टिक अबाउट एनीथिंग। द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और नॉट एंथुजियास्टिक अबाउट एनीथिंग, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, मतलब है उदासीन या अनिच्छा के अर्थ में अपैथी शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें, अनवी, लेथार्जी एंड लैंगर। अनवी, लेथार्जी एंड लैंगर एक अर्थ में अपैथी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, फर्वर, इंटरेस्ट एंड पैशन एक अर्थ में अपैथी के एंटोनिम के तौर पर हम
रख सकते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है यंग पीपल टुडे आर सो अपेथेटिक अबाउट पॉलिटिक्स। क्या है? यंग पीपल टुडे आर सो अपेथेटिक अबाउट पॉलिटिक्स। इस पेज पर आने वाला जेन्युइनली जो पहला शब्द था वो था अपैथी, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुसियास्टिक अबाउट एनीथिंग, यानी उदासीनता और अनिच्छा। इस अर्थ में हम अपैथेटिक का प्रयोग करते हैं, अपैथी का प्रयोग करते हैं। अपैथेटिक तो इसका फॉर्म यहां पर लिखा गया है, शब्द है अपैथी। उसके बाद आठवां जो है आउटवे, टू बी मोर इन अमाउंट और इंपॉर्टेंस देन समथिंग, जो कि इस पेज का दूसरा शब्द है, से अधिक होना या महत्वपूर्ण साबित होना, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो पहला अपैथी, दूसरा आउटवे। चलिए अगला जो शब्द है वो है एम्बर। एम्बर नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है स्मॉल पीस ऑफ वुड और कोल दैट इज बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। क्या है? स्मॉल पीस ऑफ वुड और कोल दैट इज बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। इस अर्थ में हम अंगार के अर्थ में एम्बर का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, सिंडर, कोल, स्पार्क एंड रेसिड्यू। क्या है? सिंडर, कोल, स्पार्क एंड रेसिड्यू। मिला जुला करके मैंने यहां पर सिनोनिम डालने की कोशिश की है, एंटोनिम मुझे समझ में नहीं आया। दैट्स व्हाई एम्बर है स्मॉल पीस ऑफ वुड और कोल दैट इज बर्निंग विदाउट अ फ्लेम, मतलब अंगार जो लाल दहकता हुआ होता है ना, कोयला, उसको कह सकते हैं, जो कि बिना फ्लेम के जल रहा हो। सिंडर, कोल, स्पार्क एंड रेसिड्यू एक अर्थ में एम्बर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम मुझे लगा नहीं है, मैंने छोड़ दिया। एग्जांपल देख लेते हैं। वी सेट बाय द ग्लोइंग एम्बर्स ऑफ द फायर। क्या है? वी सेट बाय द ग्लोइंग एम्बर्स ऑफ द फायर। तो इस पेज पर जो आने वाला पहला शब्द है ये है एम्बर। बहुत अच्छे से अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसम ऐसा है कि लोग उस अंगार के बगल में बैठना अभी बहुत पसंद करते हैं। A small piece of wood or coal that is burning without a flame, अंगार, we set by the glowing embers of the fire। चलिए अगला जो शब्द है वो है forge, और ये एक ऐसा शब्द है जो सबने सुन रखा है। नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। forge का मतलब नकल करने से होता है, लेकिन ये मीनिंग मैंने यहां पर नहीं लिया है। forge का जो मीनिंग मैंने लिया है वो है दो मीनिंग, to put a lot of effort into making something successful or strong so that it will last, और to move forward in a steady but powerful way, मतलब है विकसित करना, आगे बढ़ना। ये दो मीनिंग है forge का, विकसित करना और आगे बढ़ना। एक जहां पर लोहे को गर्म करके उसको ढाला जाता है, पिघला करके अलग अलग सांचे में, लोहार खाना या ढलाई घर के लिए भी forge का प्रयोग किया जाता है। तो वो मैंने यहां पर मीनिंग के तौर पर लिख दिया है ताकि आपके ध्यान में रहे। ऐसे मैंने दो विशेष करके मीनिंग के लिए रखा forge को, to put a lot of effort into making something successful or strong so that it will last, और to move forward in a steady but powerful way, यानी आगे बढ़ना और विकसित करना, इस दो अर्थ में। अब देखिए क्या होता है ना कि कभी कभी एक इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, एक स्कूल, एक कॉलेज दूसरे से रिलेशन बनाते हैं ताकि वो विकसित कर सके, आगे बढ़ सके, तो उस केस में भी forge का प्रयोग हम करते हैं। तो forge का सिर्फ नकल करने के अर्थ में प्रयोग नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। to put a lot of effort into making something successful or strong so that it will last, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। दूसरा to move forward in a steady but powerful way, इस अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। और तीसरा जो है लोहार खाना या ढलाई घर, उस अर्थ में भी forge का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम क्या है? डेवलप, डिवाइज एंड कंट्राइव। एक अर्थ में forge के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। डेवलप, डिवाइज एंड कंट्राइव एक अर्थ में forge के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, डिस्ट्रॉय, डैमेज एंड डिमोलिश। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय, डैमेज एंड डिमोलिश एक अर्थ में forge के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज पर आने वाला जो दूसरा शब्द है forge, इसके परंपरागत मीनिंग को मैंने यहां पर नहीं रखा है। वर्ब की तरह वाला दूसरा मीनिंग रखा है कि टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू मेकिंग समथिंग सक्सेसफुल और स्ट्रॉन्ग सो दैट इट विल लास्ट, और दूसरा टू मूव फॉरवर्ड इन ए स्टेडी बट पावरफुल वे, इस अर्थ में, यानी कि विकसित करना, आगे बढ़ना, इस अर्थ में प्रयोग करने के लिए रखा है। और दो मीनिंग और है, लोहार खाना या ढलाई घर, उस अर्थ में भी हम forge का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी forged a new career in the music business। क्या है? सी forged a new career in the म्यूजिक बिजनेस। चलिए अगला जो शब्द है वो है कैस्टिगेट। ये एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज स्ट्रांगली, अपोज और पनिश समवन और समथिंग सिवियरली। क्या है? टू क्रिटिसाइज स्ट्रांगली, अपोज और पनिश समवन और समथिंग सिवियरली, मतलब है निंदा या तीव्र विरोध करना या कठोर दंड देना या कड़ी आलोचना करना। इस अर्थ में हम कैस्टिगेट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, रिप्राइमंड, रिब्यूक एंड बिरेट। क्या है? रिप्राइमंड, रिब्यूक एंड बिरेट। मैं चाहता हूं कि आप बिरेट की मीनिंग
कमेंट में लिख करके मुझे बताइए कि बिरेट का मैंने पिछले दिन क्या मीनिंग बताया था और इसका सिनोनिम क्या बताया था, वो बताइएगा। कि इसके ऊपर ही एक शब्द मैंने पढ़ाया था और मैंने कहा था कि इसका एंटोनिम ये और इसका एंटोनिम ये, तो मैं चाहता हूं कि वो वर्ड लिखिए जो बिरेट से पहले मैंने पढ़ाया था। तो सिनोनिम क्या है? रिप्रेमेंड, रिब्यूक एंड बिरेट। एंटोनिम की बात करें, प्रेज, कमेंड एंड लॉर्ड एक अर्थ में कैस्टिगेट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। कैस्टिगेट का मतलब है टू क्रिटिसाइज स्ट्रांगली, यहां से एक टू हट जाएगा, टू क्रिटिसाइज स्ट्रांगली, अपोज और पनिश समवन और समथिंग सिवियरली, निंदा या तीव्र विरोध करना, कठोर दंड देना या कड़ी आलोचना करना, इस अर्थ में हम कैस्टिगेट शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। He was castigated for his new methods of teaching children। क्या है? He was castigated for his new methods of teaching children। इस पेज पर आने वाला पहला शब्द है कैस्टिगेट, मतलब होता है टू क्रिटिसाइज स्ट्रांगली, अपोज और पनिश समवन और समथिंग सिवियरली, मतलब है निंदा, तीव्र विरोध करना, कठोर दंड देना या कड़ी आलोचना करना, इस अर्थ में हम कैस्टिगेट शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला शब्द देखते हैं, वो है पेनेंस। पेनेंस नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अ पनिशमेंट दैट यू गिव योरसेल्फ टू सो यू आर सॉरी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। पेनेंस का मतलब प्रायश्चित और पश्चाताप से ले सकते हैं। अ पनिशमेंट दैट यू गिव योरसेल्फ टू सो यू आर सॉरी फॉर डूइंग समथिंग, इस अर्थ में हम पेनेंस का प्रयोग करते हैं। प्रायश्चित, किसी गलत काम करने पर दुखी होते हुए अपने को कोई दंड देना, है ना, अपने को कोई दंड देना, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। अ पनिशमेंट दैट यू गिव योरसेल्फ टू सो यू आर सॉरी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, इस अर्थ में हम पेनेंस शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी प्रायश्चित के लिए। सिनोनिम की बात करें, एटोनमेंट, एक्सपिएशन एंड अटोन। क्या है? एटोनमेंट, एक्सपिएशन एंड अटोन एक अर्थ में पेनेंस के। रिपेंट, रिग्रेट, ये भी आप इसके सिनोनिम के तौर पर रख सकते हैं। एंटोनिम है एंजॉयमेंट एंड इंडल्जेंस, एक अर्थ में पेनेंस के एंटोनिम के तौर पर रख सकते हैं। अगर आप यहां पर एटोनमेंट एंड अटोन एक जैसा लगे तो आप रिग्रेट एंड रिपेंट दोनों रख सकते हैं प्रायश्चित करने के लिए, पश्चाताप के लिए। पेनेंस का मतलब होता है अ पनिशमेंट दैट यू गिव योरसेल्फ टू सो यू आर सॉरी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यानी प्रायश्चित करने के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। ये इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है अ पनिशमेंट दैट यू गिव योरसेल्फ टू सो यू आर सॉरी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, इस अर्थ में हम पेनेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे आर डूइंग पेनेंस फॉर देयर सिंस। क्या है? दे आर डूइंग पेनेंस फॉर देयर सिंस। तो इस पेज पर आने वाले दो शब्द, पहला है कैस्टिगेट, टू क्रिटिसाइज स्ट्रांगली, अपोज और पनिश समवन और समथिंग सिवियरली, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। दूसरा है पेनेंस, अ पनिशमेंट दैट यू गिव योरसेल्फ टू सो यू आर सॉरी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, मतलब है प्रायश्चित करना। चलिए, नाउन था ना प्रायश्चित, प्रायश्चित करना नहीं, प्रायश्चित चूंकि नाउन है। चलिए अगला जो शब्द है वो है मैलपर्ट। मैलपर्ट एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है। मैलपर्ट का मतलब है बोल्डली डिसरिस्पेक्टफुल, इम्प्रूडेंट और एन इम्प्रूडेंट पर्सन, मतलब है ढीठ, उदंड, अशिष्ट, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं मैलपर्ट का। बोल्डली, डिसरिस्पेक्टफुल, इम्प्रूडेंट या एन इम्प्रूडेंट पर्सन, किसी इंसान के लिए प्रयोग कर सकते हैं। नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से यूज होगा ये। मैलपर्ट का मतलब है अशिष्ट या ढीठ, उदंड कह सकते हैं, इस अर्थ में हम मैलपर्ट का प्रयोग करेंगे। सिनोनिम की बात करेंगे, सॉशी, इम्प्रूडेंट एंड पर्ट। क्या हो जाएगा? सॉसी, इम्प्रूडेंट एंड पर्ट एक अर्थ में मैलपर्ट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, पोलाइट, मैनरली एंड सिविल। क्या हो जाएगा? पोलाइट, मैनरली एंड सिविल एक अर्थ में मैलपर्ट के एंटोनिम के तौर पर हम रख सकते हैं। तो इस पेज पर आने वाला पहला शब्द है मैलपर्ट, बोल्डली डिसरिस्पेक्टफुल, इम्प्रूडेंट और एन इम्प्रूडेंट पर्सन, इस अर्थ में हम मैलपर्ट का प्रयोग करते हैं। अशिष्ट, ढीठ, उदंड, इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। A malapert person is always avoided by everyone। क्या है? A malapert person is always avoided by everyone। तो इस पेज का पहला शब्द malapert, boldly disrespectful, imprudent और an imprudent person। अशिष्ट, ढीठ, उदंड इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। अगला जो शब्द है वो है रेटिसेंस। रेटिसेंस नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है एन अनविलिंगनेस टू डू समथिंग और टॉक अबाउट समथिंग, फॉर एग्जांपल बिकॉज यू आर नर्वस और बीइंग केयरफुल, मतलब है चुप्पी, अल्पभाषिता या संकोच। क्या है? एन अनविलिंगनेस, एक ऐसा अनविलिंगनेस जहां पर कि आप टू डू समथिंग, कुछ करने से अनविलिंगनेस हो या कुछ बोलने से अनविलिंगनेस हो। एग्जाम्पल क्या है? क्योंकि आप नर्वस हैं या फिर आप केयरफुल हैं, मतलब है कि आप चुप्पी रखे हुए हैं, सावधानी से कुछ ज्यादा ना बोला जाए, या फिर आपको संकोच हो रहा है, अल्पभाषिता के अर्थ में
जो है हम रेटिसेंस का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ट्रैंक्विलिटी, साइलेंस एंड सेरेनिटी, क्या हो जाएगा? ट्रैंक्विलिटी, साइलेंस एंड सेरेनिटी एक अर्थ में रेटिसेंस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, टुमुल्ट, क्लैमर एंड वर्बोसिटी, क्या हो जाएगा? टुमुल्ट, क्लैमर एंड वर्बोसिटी एक अर्थ में रेटिसेंस के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर आने वाला जो दूसरा शब्द है वो है रेटिसेंस, मतलब है एन अनविलिंगनेस टू डू समथिंग और टॉक अबाउट समथिंग, फॉर एग्जांपल बिकॉज यू आर नर्वस और बीइंग केयरफुल, मतलब है चुप्पी, अल्पभाषिता या संकोच। इस अर्थ में हम रेटिसेंस का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है? ट्रैंक्विलिटी, साइलेंस एंड सेरेनिटी। एंटोनिम है टुमुल्ट, क्लैमर एंड वर्बोसिटी। एग्जांपल देख लेते हैं। हिज रेटिसेंस अबाउट his past made them very suspicious, क्या है? his reticence about his past made them very suspicious। तो यहां पर दो शब्द आया इस पेज पर। पहला है malapert, boldly disrespectful, imprudent और an imprudent person, assist, ढीठ या उदंड, इस अर्थ में हम malapert का प्रयोग करते हैं। दूसरा शब्द है reticence, an unwillingness to do something और talk about something, for example because you are nervous और being careful, इस अर्थ में चुप्पी, अल्पभाषिता और संकोच के अर्थ में हम रेटिसेंस शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए, सेशन का जो अगला शब्द है 15वां और यह आखिरी शब्द है, एक फ्रेजल वर्ब है वार्ड ऑफ। वार्ड ऑफ का मतलब होता है प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम हार्मिंग और अफेक्टिंग वन, मतलब है बचाव करना, रोकना या से बचना। क्या है? प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम हार्मिंग और अफेक्टिंग वन, इस अर्थ में वार्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। बचाव करना, रोकना या से बचना, इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है इस फ्रेजल वर्ब का, वार्ड ऑफ। सिनोनिम की बात करें, फेंड ऑफ, एवर्ट, इवेड एंड डॉज, क्या हो जाएगा? फेंड ऑफ, एवर्ट, इवेड एंड डॉज एक अर्थ में वर्ड ऑफ के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, परमिट, अलाउ, इंसाइट एंड एनकरेज, क्या हो जाएगा? परमिट, अलाउ, इंसाइट एंड एनकरेज एक अर्थ में वर्ड ऑफ के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस सेशन का आखिरी और इस पेज का पहला शब्द है वो एक फ्रेजल वर्ब है वार्ड ऑफ, प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम हार्मिंग और अफेक्टिंग वन, मतलब है बचाव करना, रोकना या से बचना, इस अर्थ में हम वार्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है? फेंड ऑफ, एवर्ट, इवेड एंड डॉज, क्या है? फेंड ऑफ, एवर्ट, इवेड एंड डॉज एक अर्थ में वर्ड ऑफ के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, परमिट, अलाउ, इंसाइट एंड एनकरेज, वर्ड ऑफ के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। सी पुट अप अ हैंड एज इफ टू ward him off, क्या है? सी पुट अप अ हैंड एज इफ टू ward him off। तो इस सेशन में जो आखिरी शब्द है वो है ward off, prevent someone or something from harming or affecting one, मतलब है बचाव करना, रोकना या से बचना। उम्मीद है कि इस सेशन में जो वर्ड ऑफ द डे को मिलाकर के कुल 16 शब्द आपके सामने रखे गए, एक दो को छोड़ करके सब नए थे, सबको पढ़ करके मजा आया और ये सेशन आपको पसंद आया। अगर ये सेशन अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलिएगा ताकि यहाँ जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग दिस विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।